अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद। डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम और हाज़िरीन मजलिस और इस तकरीब में शामिल जितने भी हमारे सामीन हैं और बिलखुसूस पहलवानी से जुड़े हुए जो भी अफराद हैं, आज की ये महफ़िल अपने आप में एक बहुत ही मुनफरिद और जितनी भी तारीफ़ की जाए काबिल तारीफ़ महफ़िल है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और वक्त का ख्याल करते हुए मैं बस 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। थोड़ा सा संजीदगी बरतें। सबसे पहले तो इसके जो भी मुंतज़मीन हैं, बिलखुसूस मंसूर अकबर साहब, मुज़म्मिल साहब और सैफ न्यूज़ के जितने भी मुआविनीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में जो भी हमारे शहर के पहलवानों की टीम और इसके अंदर किसी भी किस्म की दामे दिरमे सुखने किसी ने जो भी मुआविनत की है, मैं चूँकि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम की सदारत मंसूर अकबर साहब ने मेरे कंधों पे दी और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम को नहायत ही कामयाब किया। और आगे मेरी दुआएं भी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद मंसूर अकबर साहब, उनकी टीम, सैफ न्यूज़ और उनके मुआविनीन से बेहतर काम ले। सैफ न्यूज़ की एक ख़ासियत रही है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करते हैं। पूरी मीडिया है, तमाम ही लोगों के अपने अपने तरीक़े हैं, लेकिन मैं इनसे इसलिए ज़्यादा यानी मुतासिर रहता हूँ क्योंकि ये लोग कुछ हालात से लड़ करके ऐसे फ़न का मुजाहरा करते हैं जो बहुत ही यानी टफ होता है, लेकिन उसको बहुत ही खूबियों के साथ और बहुत ही आसानियों के साथ लोगों को जोड़ करके जिस तरीके से एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, मैं दिल की अमीर गहराइयों से पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कोशिशों को, इनकी मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और जो मिशन और जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इन्हें मशाले राह बनाए और ये कौम को दिशा देते रहें बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक मसलक व मिल्लत, ये अपना काम करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका मुआविन हो। आज मैं खुसूसी तौर पर मंसूर अकबर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने बड़े मंच पे इतने बड़े प्रोग्राम की सदारत उन्होंने मुझे दी। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी व कामयानी अता फ़रमाए। एक मरतबा मैं फिर पूरे टीम का ममनून और मशकूर हूँ। आए हुए मेहमानों के साथ हमारे पहलवानों का भी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ और जिन लोगों ने भी अपना कीमती वक्त दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ही लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलों में रंग भरे बाजे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। दोस्तों, इनकी ना सिर्फ बात सुनिए बल्कि इनको देखिए भी और दुआ कीजिए कि हम लोग भी ऐसे हैंडसम हो जाए। एडवोकेट फैज़ वासिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मंसूर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। आज तक मैं नहीं मानता कि आज तक किसी ने भी इस तरीके के प्रोग्राम को मुनक्किद करने का ख्याल भी किया होगा। आज इतने पुराने पहलवानों को ढूंढ कर, उनके घर वालों को ढूंढ कर, उनके बच्चों को, उनके भतीजों को, उनके पोतों को ढूंढ कर जो उन्होंने उनकी इज्जत में इजाफा किया, मैं चाहूँगा फिर से एक बार उनके लिए तालियां। आज की ये महफिल उस अल्लाह के आज़म के नाम जिसके इस्म आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है, इनकाद महफिल उस कादिर मुतल्लक के नाम
जिसकी कसीदा खानियाँ करके तजल्लियाँ भी अपने सफ़र व परवास का आगाज़ करती है। मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है, अंधेरी रह गुज़र में लफ्ज़ों को चमका रहा है। वहीं तो बांटता है नूर की सौगात सबको, सूरज को आज तक जो दहका रहा है। हवाओं को दे रहा है बालों पर बादल को बारिश, फलक में सितारों को रास्ता समझा रहा है। और वहीं तो सहरे लब करता है हर तिक्ष्णा दहन को, मोहब्बत की सुराई को वहीं तो छलका रहा है। और वहीं सलीका दे रहा है गुफ्तगू का बेजुबां को, आज वही तो मुझे आपके सामने कुछ कहने पर उकसा रहा है। आज हमारे रईस काज़मी साहब कहाँ हैं, जो उन्होंने खुदा की हम्दो सना तहनीत और तख्तीस और तहलील और तमजीद के साथ पेश की। अफसोस इस बात का है कि वो मुझे सिर्फ चेहरे से जानते, नाम से नहीं जानते, पर मैं उन्हें बहुत पहले से नाम से भी जानता और चेहरे से भी जानता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि 12 जून 2023 को उन्होंने एक शेर कहा था, कलीम चाचा, कि खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है, खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है, नबी पाक की मोहब्बत तलाश करती है। हुसैन वालों को कहाँ तलाश होती है जन्नत की, जन्नत खुद हुसैन वालों को तलाश करती है। इसी के साथ साथ जो हाफिज़ गुफरान साहब ने कहा कि नबी की उंगलियों में बहुत ताकत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई न जाने कितनी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई न जाने कितनी उंगलियां, वहाँ तो चांद खुद कट गया एक उंगली को देख कर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पहलवान आज की इस महफ़िल में आए, और यहाँ पर एक बहुत अच्छे पहलवान बैठे हैं। मैं कब से उनको ही देख रहा हूँ कि काश मेरी भी सेहत वैसी होती। तो एक शेर मुझे याद आया कि जवां खून है कुछ तो मनमानी करेगा, पहले मोहब्बत करेगा फिर रोएगा फिर नादानी करेगा। जवां खून है कुछ तो मनमानी करेगा, पहले मोहब्बत करेगा रोएगा फिर नादानी करेगा। जवां खून है गुरूर तो करेगा, पर जब संभल जाएगा तो सीना फौलाद का करके फिर खुद पहलवानी करेगा। इसी के साथ साथ हाफिज़ गुफरान साहब ने कहा कि 5 चीज़ें जो नबी ने हमें हुक्म किया, वही मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो यही चीज़ें होंगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे उसकी निशानदेही करिए। कि शबाब को ज़ैफ़ी से पहले, सब्र को मशरूफ़ियत से पहले, फ़ुर्सत को मशरूफ़ियत से पहले, शबाब को ज़ैफ़ी से पहले, फ़ुर्सत को मशरूफ़ियत से पहले, क़ुव्वत को ज़ौक़ से पहले और हयात को मौत से पहले गनीमत समझो। और बेशक यही हमें पहलवानी सिखाती है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ पहलवानी वो चीज़ है जो मिट्टी के इंसान को मिट्टी से मिलाकर मिट्टी की कीमत बताती है और उसको फिर लोहे का बनाती है। और जितने भी पहलवानों को मैंने देखा वो सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पहलवानी का असली मकसद यही होता है कि जो भी मुश्किल हालात हो, जो भी तकलीफ़ का मरहला हो, उसमें कैसे उस चीज़ से निपटा जाए, उससे कैसे सामना किया जाए। अच्छा, अब आते हैं हमारे परदादा गुलाब मियां वासिफ़ साहब पर। आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मंसूर भाई के लिए ज़ोरदार तालियां की हो जाए। उसका रीज़न ये कि हमारे परदादा के बारे में मैंने इतना ही सुना था कि मालेगांव के पहले MLC थे, MLA थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। पर मंसूर साहब ने बताया कि उनकी तारीख़ क्या थी, उनके बारे में कितनी किताबों में लिखा गया है, उन्होंने मालेगांव शहर के लिए क्या क्या किया है। और फिर मैंने यही सोचा कि पहलवानी एक अलग चीज़ है, सेहत के बारे में लोगों की हौसला अफजाई करने का अलग चीज़ है। क्योंकि पहलवानी और सेहत ये दोनों एक ही, पर उनकी हौसला अफजाई करना है थोड़ा मुझे उस वक्त पता चला कि उन्होंने मालेगांव शहर के लिए जो हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया और लोगों के बीच जो उसका अवेयरनेस स्प्रेड किया, तो तब मुझे जाकर पता चला कि आज हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है। और सियासत की बात निकली है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ का, अंदाज़ का, अल्फाज का जादू था। सब महवे तमाशा थे, वो महवे गुफ्तगू था।
कुछ ख्वाब थे, कुछ वादे थे, कुछ अच्छे इरादे थे, कुछ सजदा शुक्र में थे, कुछ जादू के असर में थे। फिर एक मसीहा ने कुछ इस तरह से पुकारा, फिर कहीं जाके सैर टूटा, फिर कहीं जाके ख्याल आया, अब वहीं इसी शहर के इक़्तिदार के बासी हैं, तुम सभी दिल पर लेना, क्योंकि ये तकरीर गैर सियासी है। मुझे मंसूर साहब ने कहा था कि हमारे शहर के जो हालात हाज़रा के जो उन्वान है और जो अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में भी आप कुछ इरशाद करिए, कुछ अर्ज़ करिए। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि मालेगांव शहर में कुत्ता गोली हो गई, उसको कहते हैं अल्फ्राजोलम। एक एमडी पाउडर, वो है MDMA, मेथिलीन डाइऑक्सी मेटाफेटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। फिर गांजा लोगों ने सुना, पर जहाँ तक मेरी मालूमात है पहले पुलिसों की खबरी हुआ करते थे, आजकल वकीलों के भी होते हैं। तो खबर हम तक भी थोड़ी बहुत पहुंचती है। तो जहाँ तक मुझे पता है मुज़म्मिल भाई, गांजा, हेरोइन ये तो बहुत कॉमन हो गया। अभी इसके अलावा जो ड्रग्स मालेगांव में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं उसमें ओपियम, मैरिजुआना, हेन, कैनिबिस, एस्टोन एसिडिक एसिड, अमोनिया, आर्सेनिक, बेंजेन, बुटेन, कैडमियम, कार्बन मोनोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, हेक्सामाइन, लीड, नेफ्थलीन, मेंथोल, निकोटीन, टार एंड टोल्यूइन, ये भी ड्रग्स मालेगांव में कॉमन हो चुके हैं। और लोगों को ये लगता है कि अगर हम ड्रग्स का कारोबार करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, हम बच जाएंगे। पर मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि 16 सितंबर 1985 में एक एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ, जो लागू हुआ, उसको कहते हैं NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये ड्रग्स जो है, ये एक्ट जो है, ये एक्ट लागू करने के पीछे का मकसद और मतलब ही यही है कि लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या और इसके पीछे की सज़ा क्या बताई जाए। आप ही लोगों के बीच का एक पहलवान है, उसका भाई NDPS के मामले में जेल में है, उसका मामला मैं ही देख रहा हूँ, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग उस बारे में अवेयर होंगे। उस बंदे का कोई रोल नहीं था, सिर्फ हाथ में पॉकेट था, बस उसी बुनियाद पे आज वो 1.5 साल से अंदर है। हाथ में पॉकेट था, ना उसने तस्करी की ना कुछ किया। तो ये जो लोगों के बीच में गलत फहमी है कि हम नशे का कारोबार करके हम बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। इसको पहले ही फुर्सत में दिमाग से निकाल दीजिए। और ये जो प्रोग्राम मंसूर भाई ने मुनक्किद किया, इसकी ताहीद और हिमायत करने की वजह ही यही है कि ये सेहत को बढ़ावा देती है। सेहत क्या है इसके बारे में लोगों को बता दिया। आज पहलवान जो है, पहलवानी का जो भी आज जो इंसान पहलवानी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो भी किसी भी तरीके के नशे में मुलव्विस होगा। जो आज तैयारी कर रहा है, जो खेलना चाह रहा है, वो यही बताते हैं डिसिप्लिन क्या होता है, अच्छी डाइट क्या होती है, अच्छी खुराक क्या होती है, माजून क्या होता है, ग़िज़ा क्या होती है। हालांकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे उर्दू का अलिफ भी पढ़ना नहीं आता, बस ये सुन सुन के मैंने सीखा है। तो अगर कुछ मुझसे गलती हो तो उस बात को आप नज़रअंदाज करिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और हमारे वालिद साहब जो है, जब भी हम बैठते हैं घर पर, तो हमारा ये तय है कि कभी भी हम कोर्ट की बात नहीं करेंगे। जब हम कोर्ट में होते बार रूम में, तो तिज़गे साहब हमारी शेर व शायरी की बातें चलती हैं। और तिज़गे साहब के साथ रह कर मंसूर भाई आपको बता दूं, मैं 1550 गज़लें मेरी मुँह ज़बानी याद हो गई है। 1836 से लेके उस्ताद बरकत अली ख़ान, अमानत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान से लेके, काले ख़ान से लेके उस्ताद गुलाम अली ख़ान और जो मोहम्मद वकील है, वहाँ तक की गज़लें, शेर व शायरी भी याद है। पर ये नहीं कि सिर्फ वही शेर व शायरी याद है, दीनी शेर व शायरी भी बहुत कुछ मैंने उस बारे में भी इम्प्रूवमेंट किया है। तो जब भी हम बैठते थे तो हमेशा पहलवानों की बातें। मालेगांव शहर में चिलबिल पहलवान बहुत बड़े थे, मालेगांव शहर में आमीन पहलवान बहुत बड़े थे, हम उनकी कुश्ती देखा करते थे। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वही था। और जब आज मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं जब देखता हूँ ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, ये टेनिस, ये खो खो, ये सब गेम से बहुत बड़ा मुझे पहलवानी का एक गेम नज़र आता है। मुझे लगा कि आप लोग इस बात पर तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन है और जिस गेम को हमारे नबी ने सर्टिफाइड कर दिया, उससे बड़ा गेम कोई और हो ही नहीं। क्योंकि प्यासे रह जाओगे साकियों कौसर को छोड़कर, चाहे पी जाओ फिर तुम सातों समंदर भी निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया है एक अदना सा मिट्टी का आदमी, कितना कितना बुलंद हो गया है
एक अदना सा मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के दरबार की चौखट की धूल से जुड़ा। मेरे जूनियर है नदीम अरशद साहब, उनके वालिद साहब बहुत बड़े शायर रह चुके मालेगांव के। उनका नाम है अरशद मीना नगरी। तो उनके वालिद साहब के शेरों से ज़्यादा मुझे उनके शेर याद हैं, जितने उनको अपने वालिद साहब के नहीं। पर मैं उनके सारे शेर भूलने को तैयार हूँ सिवा एक शेर के। वो शेर ये है साहब कि बुरों को अच्छे उसूल देना, बुरों को अच्छे उसूल देना, दुआ को बाबे कबूल देना, सिखाया किरदार मुस्तफ़ा ने यही, सिखाया किरदार मुस्तफ़ा ने यही, हमेशा कांटों को फूल देना। और उसी राह पर हम सब चल रहे हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो आज प्रतीक हमें नज़र आया मंसूर भाई की मेहनतों से, मशक्क़तों से, तो मैं सच में इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हमारा जितना कांटेक्ट नदी के इस साइड में है उतना उस साइड में भी है। और फॉर्चुनेटली हम मराठी मीडियम से पढ़े हैं, उस साइड की तहज़ीब से भी हम रूबरू हैं और उस साइड की तहज़ीब से भी रूबरू हैं। और हकीकत में अगर इस तहज़ीब को देखा जाए तो इस तहज़ीब में सिर्फ तमीज़ ही नज़र आती है। और तमीज़ किस बुनियाद पर है? एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के भगवानों को, खुदा को हमेशा इज़्ज़त की निगाहों से देखना। और एक बात जो अभी हज़रत ने कही कि जो पहले के पहलवान होते थे, यहाँ ही बैठे हुए थे उनके वालिद साहब, वो कि इतने बड़े पहलवान होने के बावजूद भी उनकी निगाह हमेशा ज़मीन पर होती थी। यही अपने आप में बताता है कि शेर को कभी गरज करके बताना नहीं पड़ता, धाड़ करके बताना नहीं पड़ता कि मैं शेर हूँ। तो ये आजकल के सभी बच्चों के लिए और हम सभी के लिए सीख है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, हम अगर ज़मीन से जुड़कर रहेंगे तभी हम बड़े होंगे। क्योंकि लोग जो हमें एक सेकंड में पहचान लेते, वो ज़माना गया जब लोग एक दूसरे को पहचानने में देरी करते थे। आज जो इतने लोग बैठे हैं, इनकी नज़र हद नज़र से आगे का सफ़र करती है। ये कतरे में दजला और ज़र्रे में सहरा देख लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सभी को जो एक तमीज़ और तहज़ीब का दायरा है उसका लिबास पहनकर चलना है, और साथ ही साथ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी इज़्ज़त करनी है। मुझे आज भी याद आता है, मैं जब नमाज़ के लिए पीछे होता हूँ मौलाना गुफरान साहब के, एक बात उनकी इस कदर मेरे दिल पर असर कर गई है कि उस वक्त से मेरा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का और अपने बुज़ुर्गों को देखने का, वो पूरी तरह से मुख्तलिफ हो गया है। गुफरान साहब ने अपने खुतबे में, अपने बयान में कहा था कि जब भी कोई बुज़ुर्ग आपको नज़र आए, चाहे फिर वो फ़कीर हो, चाहे फिर भीख मांगने वाला हो, उसको अपने बड़े अब्बा की नज़र से देखो, और अगर आए तो उसको देखकर खड़े हो जाओ, ना कि उसको दूर से अरे तुरे करके भजा दो। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए कि इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी बातें लोगों को बताना, और दीन क्या है, दीन की खिदमत करना और दीन को ज़िंदा रखना। अगर चाहे तो बहुत तरीके रास्ते हमवार हैं, दूसरे तरीके के रास्तों से भी ये पैसा कमा सकते हैं, पर फिर भी अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने सुकून को कुर्बान करके, अपनी पर्सनल लाइफ को कुर्बान करके ये हमें दीन की बातें बताते हैं और दीन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें इस बात को दिल पर लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चाचा ही कहूँगा मैं, हमारे लिए वो कॉरपोरेटर से पहले के हमारे रिलेशन है, कलीम दिलावर साहब, जो हर कोई जो उनसे ये कह रहा है कि आप हमारी हेल्प करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और कुश्ती हो, रेसलिंग हो, इसको आगे ले जाने के लिए हमारे साथ रूबरू और शाना बशाना खड़े रहिए। तो मैं आज उनकी जानिब से आपको गवाही देता हूँ, जब जब जो भी, जैसी भी, जिस तरीके की भी ज़रूरत आप लोगों को लगेगी, कलीम दिलावर साहब आपके साथ हमेशा खड़े, हमेशा खड़े हैं। और मैं जानता हूँ उनका हाथ सिर्फ ऐसा है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक शेर है कि जब भी पुकारो दौड़ कर आता है, छोटे बड़े सभी से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो और लोग जो कुर्सियों पर राज करते हैं, वो और लोग जो कुर्सियों पर राज करते, कलीम दिलावर चाचा वो जो दिलों पर राज करते। तो इस बारे में तो बिल्कुल इत्मीनान रखिए कि हमेशा उनकी तरफ से उनका हाथ हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है। और एक बात मैं आप लोगों के इल्म में लाना चाहूँगा कि पीछे हमारे अली असगर साहब बैठे हुए, एक बार वो खड़े हो जाए और उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। मेरे ख्याल आगे आइए। इनका नाम खुसूसी लेने के पीछे का रीज़न ये है
कि मालेगांव शहर को ना कभी पैरा ग्लाइडिंग पता थी, ना पैरा सेलिंग पता थी, ना राइफल शूटिंग पता थी, ना पिस्टल शूटिंग पता थी, ना आर्चरी पता थी, वो गेम स्केटिंग पता नहीं थी। ये सारे गेम को मालेगांव में सबसे पहले लाने वाले हमारे आली असगर साहब। मेरी गुजारिश है कि उनका एक बार इस्तकबाल किया। खलील दिलावर साहब के हाथों इस्तेमाल एक बार उनका इस्तेमाल किया। मालेगांव में नहीं थी, इकबाल साहब इन्होंने लाए, बच्चे लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आ जाएंगे बहुत थोड़ा तस्वीर उठी आ जाएगा, काफ़ी दिन आए साहब आ जाएगा। लो ना साथी साहब, हाँ आप बीच में आ जाओ। लो इस तरीके का कोई भी गेम मालेगांव में लाना या उसको इंट्रोड्यूस करना आरिफ भाई किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। ये बंदे ने अपने बलबूते पर खड़े होकर नासिक से, बॉम्बे से, इवन अभी जो एक वो अपने कर्नल जो साहब लाए, कहाँ से ऑल इंडिया उनका काम चलता है, कर्नल साहब उनको मालेगांव में लाया। 3 से 4 दफ़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे चीफ गेस्ट बोलकर बुलाया और हमारे दोस्त जो यहाँ के दर्शन दुग्गल साहब हो गए, उसके बाद में संधू साहब हो गए, हम भी इनके प्रोग्राम में कई बार शरीक हुए। तो हेल्थ अवेयरनेस जो है ये इसको कहते हैं कि मालेगांव को जो है तब्दीली की बेहद ज़रूरत है, और जब तक नई चीज़ें मालेगांव में ईजाद नहीं की जाएंगी या मालेगांव में नहीं लाई जाएंगी, मैं नहीं मानता कि फिर बुरी चीज़ों का खात्मा होगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिरी में ही कहना चाहूँगा कि आवाज़ का, अल्फाज का, अंदाज़ का जादू था। सब महवे तमाशा थे, वो महवे गुफ्तगू था। कुछ ख्वाब थे, कुछ वादे थे, कुछ अच्छे इरादे थे, कुछ सजदा शुक्र में थे, कुछ जादू के असर में थे। फिर एक मसीहा ने कुछ इस तरह से पुकारा, फिर कहीं जाके सैर टूटा, फिर कहीं जाके ख्याल आया। और इसी के साथ साथ हमें तुम बात करने दो, राय हम बदल देंगे। ज़रा जज्बात तो देखो, हाय हम बदल देंगे। बड़ा लंबा ये रास्ता है, बड़ा मुश्किल सफ़र है ये, ज़माने की निगाहों में अनोखी रह गुज़र है ये। कहीं सदियों के ताले हैं, कहीं ज़हनों के जाले हैं, सितमगर भी सभी जालिम हमारे चाहने वाले हैं। सभी को बात करनी थी, सभी को बात करनी है, वहीं अब तक अधूरी है, वहीं सबसे ज़रूरी है। नए सूरज हो तुम तो रोज़ सुबह तनकीद होगी, जो तुमने अहद बांधे तो फिर तशदीद भी होगी। तुम्हारे साथ जो चलते हैं वो साए हम बदल देंगे, हमें तुम बात करने दो, राय हम बदल देंगे। और आखिरी में सभी पहलवानों के लिए आखिरी शेर कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो साहब बैठे थे उनका नाम जो शायर बैठे थे, शायद मोहम्मद रज़ा साहब, मोहम्मद सर ने जो शेर कहा था उसको मैं मुकम्मल करना चाहूँगा। मुबारक सिद्दीकी साहब का शेर है कि ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सभी ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, और उसी के आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल है। वो जिसको देखो दुख का लश्कर लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे फिर भी अपनी मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मंसूर भाई का तो और ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे बिना बताते हुए मेरे परदादा के नाम से इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो मेरे कभी ख्वाबो ख़याल में नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं आज के प्रोग्राम को, ये सिर्फ आगाज़ अंजाम नहीं है, आज से ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, और इसी तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मालेगांव में लिए जाएंगे। और जितने भी लोगों ने माजी में हो या अभी के वक्त में हो मेहनत की है, वो हर किसी की मेहनत को हौसला अफजाई के साथ जो है वो नवाजा जाएगा और उसको इजाज़त दिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छी राय सब आपकी, इस बारे में ज़रूर इंशाल्लाह गौर करेंगे। और आपको एक बात बता दूँ, मोबिन भाई है जी, मोबिन साहब, ये जो हमारे अली भाई हैं, जब इनकी मैंने मेहनत और एफ़र्ट्स को देखा तो मैंने साबिक MLA आसिफ शेख साहब से बात की, उनको मैंने सब समझाया, बताया
तो उसके बाद में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह हम इसको कॉरपोरेशन के फ़ंड में डालेंगे और सभी बच्चों को कम से कम फ़ीस में हम ये प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ साथ आज हम कलीम चाचा के साथ हैं, हम दोनों बैठकर, कल हमारी एक मीटिंग है, कल हम दोनों बैठकर, जो आज हमारी मेयर हैं और हमारे जो साबिक एमएलए साहब है, बैठकर हम पूरा प्रोग्राम चॉकआउट करेंगे और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक गवाही देता हूँ कि आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है ये बड़ी मेहनतों के बाद होता है, और जो शख्स प्रोग्राम करता है ना, प्रोग्राम करने के लिए उसको रातों दिन एक एक करना पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है, इतने सारे इंतज़ामात करने हैं, पैसे जमा करना है, ट्रॉफ़ी तैयार करना है, ये करना, सारी चीज़ें, दावतनामा। आप लोग ऐसे ही नहीं आए हो, आप लोगों के पास कोई ना कोई दावतनामा लेकर आया होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनतें लगती हैं प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। तो चूँकि मंसूर अकबर साहब, ये उनकी ख्वाहिश नहीं है, मंसूर अकबर साहब इससे पहले भी कई एक प्रोग्रामात इस तरीके के कर चुके हैं, तो अब चूँकि जो सबकी हौसला अफजाई करता है उसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो ये चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। अब मैं अपना हक समझते हुए हमारे भाई फैज़ वासिफ़ साहब को ये काम सौंपता हूँ कि इसके बाद जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद होगा उसमें बेहतरीन एवार्ड से मंसूर अकबर साहब को नवाजेंगे। मैं अपना हक समझता हूँ, आपको कह रहा हूँ। आप ऐलान कर दीजिए कलीम चाचा, हमारी तरफ से उनका भी इस्तेमाल नहीं, अभी तो ठीक है, आगे, हाँ इंशाअल्लाह, अभी बिल्कुल। आइए, शहर अजीज़ मालेगांव के सरकर्दा अफराद और स्टेज पर मौजूद कदावर शख्सियात, आज की ये तकरीब तहनीती और तरगीबी तकरीब है, और सैफ न्यूज़ की जानिब से आज की इस तकरीब का इनेकाद अमल में आया है। बिलखुसूस सैफ न्यूज़ के जो रूह रवां हैं, मुहिब मोहतरम मंसूर अकबर साहब, ये दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान है। इनसे मेरी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर पर माशरे में जो बुराइयां आज नौजवान करते हैं, उन बुराइयों के हवाले से ये बंदा जो है बहुत दर्दमंद दिल रखता है, और उन बुराइयों को माशरे से ख़त्म करने के लिए दगो-दग भी करता है। और हमने देखा है कि मंसूर अकबर साहब, ये आज का जो प्रोग्राम है अपनी नौइयत का एक इनफरादी प्रोग्राम है। इसी तरीके से गुज़िश्ता साल भी मंसूर अकबर साहब ने इस तरीके का प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने शहर मालेगांव की स्कूल मदारिस के तलबा व तालबात को जमा करके हज़ल गोई, नात ख़ानी, हम्द, उसके बाद क़िरात, इस तरीके के प्रोग्रामात मंसूर अकबर साहब करते रहते। और आज का ये प्रोग्राम भी अपनी नौइयत का इनफरादी प्रोग्राम है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र जो है तकरीबन 40 साल है, 40 जारी है। तो इन 40 सालों में जो हमने बचपन के बाद जो शऊर संभाला है, उस वक्त से लेकर अब तक जो हमने देखा है कि मालेगांव में पहले वाकई में अखाड़े हुआ करते थे, और वहाँ नौजवान जाने के बाद अपनी सेहत का ख्याल करते थे और कसरत करते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, बहुत कम बाकी है। हम जो मशहूर नाम सुनते हैं अखाड़ों के हवाले से, करमुल्ला उस्ताद का अखाड़ा, हलीमुल्ला उस्ताद का अखाड़ा, खुदा बख्श उस्ताद का अखाड़ा, याकूब उस्ताद का अखाड़ा, अब्दुल्ला खलीफा का अखाड़ा, ये जो नाम है मशहूर नाम है। इनके अलावा और भी बहुत से अखाड़े थे। वैसे तो अगर मालेगांव को देखा जाए तो मालेगांव का एक नाम गालिबन मलगांव भी था। मलगांव ये पहलवानों का गांव था, है ना। पहले, अब भी जो है, खैर वो किसी वजह से तकसीम हो आबादी, ये अलग बात है। पहले भी मामला जो है, पहले समक शेर और ये इस तरफ की आबादी का अलग अलग मामला था। दोनों तरफ जो है वो पहलवान हुआ करते थे, और दो चीज़ के दंगल बहुत मशहूर थे मालेगांव में।
एक तो कुश्तियों का दंगल और दूसरा शेर व शायरी का दंगल। ये दो दंगल बड़े मशहूर थे। लेकिन अब जो है शायरी का दंगल तो है, लेकिन वो भी अपने अदब से हट गई है। मैं यहाँ पर मेमारे कौम मिल्लत, मैं समझता हूँ इल्म का मनार है, इनके सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। इनके शागिर्दों की तरह, इनके बच्चे की तरह हूँ मैं, मोहम्मद रज़ा सर साहब। तो अब जो शायरी के दंगल हैं या शायरी का स्टेज है वो अदब से हट गया है। कुश्तियों का जो दंगल था वो ख़त्म हो गया। अब चीदा चीदा और खाल खाल जो है ये कुश्तियों के मुकाबले होते हैं। इस्लाम में सेहत के हवाले से बहुत पाबंद किया गया है। कुछ चीज़ों को इस्लाम ने तरगीबी तौर पर पेश किया है, जैसे घोड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी करना, कुश्ती करना। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी इस्लाम ममानियत नहीं करता, इजाज़त देता है। और इन चीज़ों की वजह से इंसान अपनी सेहत को बरकरार रख सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो आज हमारे यहाँ ख़ास तौर पर शहर मालेगांव में हमारे मुआशरे के जो नौजवान हैं वो एक अलग रास्ते पर निकल चुके हैं, बहुत अलग रास्ते पर। जैसा कि मुहिब्बे ग्रामी रईस कासमी साहब ने जिस बात को हमारे सामने पेश किया है, बस उसी तरफ मैं भी आपकी तवज्जो लेकर जाऊंगा और इन्हीं चीज़ों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। रईस कासमी साहब ने जो कहा कि हमारे यहाँ पर, हमारे मुआशरे में, हमारी आबादी में नशा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इस चीज़ में हमारे नौजवान बहुत आगे हैं। और ये नशा जो है, नशा इंसान को सेहतमंद नहीं रखता, किस्तों में तबाह करता है, जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं उसमें तबाह करता है। और हमारा नौजवान अखाड़ों को तो बर्बाद कर चुका है, अब जिम की तरफ जा रहा है। और जिम में भी वो पाउडर कौन सा आता है मुझे नहीं पता है, वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वो ताकत जो है बनाने के लिए और बॉडी बताने के लिए कि मेरी ऐसी बॉडी हो गई है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर आपको जिस्म अच्छा दिया है, सेहत दी है, तो उसका इजहार मत कीजिए, उसको दिखाइए मत। इसलिए कि फरमाया गया कि नजरे बद जो है ना, बुरी नजर इतनी खतरनाक चीज है कि अगर जानवर को लग जाए, सेहतमंद जानवर को, तो उसको हांडी तक पहुंचा देती है, और अगर इंसान को लग जाए कि नजर बद, तो उसको कब्र तक पहुंचा देती है। तो बुरी नजर जो है ना बहुत जल्दी लगती है। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, हम दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह पाक मजीद सेहत अता फरमाए, बहुत ताकत अता फरमाए। इस्लाम ने रोका नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुश्ती फरमाई है। हाँ, एक बंदे से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने इस्लाम पेश किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम पेश करूंगा, लेकिन पहले मुझे आप कुश्ती के मुकाबले में चित कर दे, तब मैं इस्लाम पे कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, वो ऐसा समझता था कि मुझसे ज़्यादा अरब में कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है कि ज़मीन पर खड़े रहते हैं, उंगली का इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। आप देखें कितनी ताकत है, सिर्फ उंगली के इशारे में। उंगली की बात नहीं हो रही है, उंगली की ताकत की नहीं, उंगली के इशारे की ताकत ये है, तो उस उंगली में कितनी ताकत होगी, और फिर उंगली की जब इतनी ताकत है तो उस हाथ में कितनी ताकत होगी, और हाथ की ताकत का हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो उस जिस्म मुबारक में कितनी ताकत होगी। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने ये शर्त रखी कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, लेकिन आप पहले मुझे चित कर दें, कुश्ती लड़ें मुझसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रुकाना नामी पहलवान को चित किया, और एक मरतबा ने 3 मरतबा चित किया, कुश्ती लड़ी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सुन्नत से साबित है, तो जो चीज़ें सुन्नत से साबित है हम उनको छोड़ क्यों रहे हैं।
और जो हमारे पुरखों ने जो जागीर हमें दी थी कि हम जो है उसको आइंदा की नस्लों तक पहुंचाएं, हम भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, खास तौर पे सरपरस्त। आज अखाड़े क्यों बंद हुए? हमारी गफलत की वजह से। दादागिरी चालू है, दादागिरी तो नस्लन बादा नस्लिन चालू है। बाप मर गया, बेटा उसकी जगह ले रहा है, दादा बन रहा है। वो मर गया, उसकी जगह उसका बेटा ले रहा है। दादागिरी चालू है, लेकिन पहलवानी क्यों खत्म हो रही है? इसमें हम कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। बाना बनेठी, उससे भी कहीं ना कहीं जिस्म मजबूत होता था, वो क्यों खत्म हो गया? उसको भी हमने खत्म कर दिया। ऐसे ही जो चीजें थी जो हमको नस्लन बादा नस्लिन हमारे जो बच्चे उनको मुंतकिल करना चाहिए थी, हमने उसको खुद खत्म किया है। तो ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम आप लोगों से, चूंकि आप सरपरस्त हैं, आपसे हमारी गुजारिश है। और मंसूर अकबर साहब ने जो प्रोग्राम किया है, ये यही तरगीबी प्रोग्राम और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने किया है। जैसा कि ये बताया गया कि आज हमारे जो मालेगांव है, मालेगांव में आज हर घर में हाफिज मिलते हैं, हर घर में आलिम मिलते हैं, हर घर में जो है कुरान पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं। तो हर घर में पहलवान क्यों नहीं मिल सकता? सही बात। हर घर में पहलवान क्यों नहीं मिल सकता? हमने उनका माइंड बनाया कि आपको हाफिज बनना है, हमने उनका जो है जहन बनाया कि आपको आलिम बनना है। भाई डॉक्टर भी अब तो ऐसे हो गए हैं कि 2 घर छोड़कर 3 घर छोड़कर डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को पहलवान क्यों नहीं बना सकते? बनाना चाहिए। और जो नौजवान हैं, उन नौजवानों से हम गुजारिश करते हैं, इस क्योंकि यहाँ नौजवान नहीं है, लेकिन जो है बहरहाल वो बहुत कम है। हो सकता है मंसूर अकबर साहब जो है इनके प्लेटफॉर्म से, सैफ न्यूज़ से इस बात को जो है आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों से हम गुजारिश करेंगे कि नौजवानों, आपको अल्लाह ने जिस्म दिया है, उस जिस्म की कदर कीजिए। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले जो है वो गनीमत फरमाया गया है। अगर सेहत है ना, सेहत, तो सेहत को कमजोरी आने से पहले गनीमत जानो। हाँ, अल्लाह ने सेहत दी है, जिस्म दिया है। तो जो नौजवान हैं, अगर वो नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो नशा छोड़ दें और नशा छोड़कर पहलवानी करें, कसरत करें, अखाड़े का रुख करें, ताकि ये जो फन मुर्दा हो चुका है, इस मुर्दा फन को हम दोबारा जिंदा कर सकें। मंसूर अकबर साहब के ये प्रोग्राम तरतीब देने का यही मकसद है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक के हो सकेगा इंशाअल्लाह मंसूर अकबर साहब का मैं साथ दूंगा। और ये मेरा ज़ौक़ है, ये मेरा ज़ौक़ है। सर भी जानते हैं, मैं इनके बच्चे की तरह फिर कहता हूँ, मेरा ज़ौक़ है मालेगांव की तारीख़ पर काम करना। हाँ, मैं ढूंढते रहता हूँ और बड़े लोगों से मुलाकात करता हूँ कि यार आपके ज़माने में कैसा था मालेगांव, आपने क्या क्या देखा है। उसको मैं अपने जहन के खाके में महफूज करके दिल में उतारता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी कोई बयान करूँ ऐसा, तो अपनी आने वाली नस्लों तक उस चीज़ को मुंतकिल करूँ। और ये हमारी रिवायत है, हम इस रिवायत के अमीन हैं। अब हम इस अमानत को अपनी नस्लों तक कैसे मुंतकिल करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मंसूर अकबर साहब ने जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़े उठाने के बाद जो है मैं इनकी भरपूर तायद करता हूँ, भरपूर हिमायत करता हूँ। और शहरियान मालेगांव से गुजारिश करता हूँ कि पहलवानी का जो फ़न ख़त्म हो रहा है, मुर्दा हो रहा है, उसको दोबारा ज़िंदा करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे, सब लोगों को ताकत अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब, स्टेज पर जमा सभी मेहमान और सामने बैठे तमामी लोग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले मंसूर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका जज्बा उसको सलाम करता हूँ। और जिस तरह से आपने तारीख को आज इस मंच पर और कैमरे के सामने लेकर आए, इस जज्बे को हम वाकई सलाम करते हैं। मैं अपनी बात मुख्तसर से रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज के आपके
जो शौक़ है वो शौक़ आप ज़रूर रखिए, लेकिन शौक़ अपनी सेहत को बनाने का रखिए। जैसे आपकी सेहत होगी वैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपकी ज़िंदगी होगी। ऊपर वाला जो है हमें अगर ये जिस्म दे के भेजता है तो उसकी हिफाजत और उसको संभालना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आज नशे के आदी हो के हमारे नौजवान जो है अपने आप को खोखला करके चल रहे, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि आज हमारे जो बुजुर्गान हैं जिस हालत में अपनी सेहत को बरकरार रख के आगे बढ़े, वो आज भी नौजवान हैं। मैं एक और बात कहता चलूँ, मैं आज के स्टेज पर जो जमा मेहमान हैं उनको भी कहता चलूँ, और ख़ास तौर पे मंसूर भाई उनको कहता चलूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, आपने लगातार ये मेहनत की है। मुझे पता चला आप इसमें 2 से 3 महीने मुसलसल चलते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, अपनी तारीख याद की है, अपने तारीख सामने रखी है। आज इस पहलवानों को आपने दोबारा ज़िंदा किया है। शायद ये सोचते थे कि हमें कोई याद नहीं करता, आपने उन्हें याद किया है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस कुश्ती और पहलवानी को आगे बरकरार रखे, तो सिर्फ 2 बातें अच्छी कहने से ये मसला हल नहीं होगा। आप एक कमेटी बना रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और आप ये कमेटी बनाएं, क्योंकि जब तक कमेटी बनेगी नहीं आगे के काम होंगे नहीं। यहाँ कलीम दिलावर साहब है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी सरपरस्ती इसके अंदर रहे, लेकिन साथ ही में आज ये पहलवानी करना इतना आसान नहीं है, खर्चे बहुत हैं। इन खर्चों का बोझ कैसे कम करें, इसके ऊपर अगर एक कमेटी सोचती है और कमेटी अगर एक फंड का इंतज़ाम करती है, तो शायद हमारे गरीब गुरबा जो हमेशा पीछे रह जाते, ताकत होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो शायद इस फंड की वजह से उन्हें हौसला मिलेगा। और मैं चलते चलते मैं एक टीचर हूँ, टीचर की हैसियत से ज़रूर कहूँगा, सिर्फ पहलवान, आप सिर्फ पहलवानी नहीं लेकिन तालीम भी हासिल करें, क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। बस आपकी नौकरी सिर्फ तालीम की वजह से रुकी रह जाती है। तो आप अगर तालीम और आपकी पहलवानी और कमेटी अगर फंड, ये तीनों बातों को लेके चले, तो इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं, मालेगांव से बहुत सारे पहलवान निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। मंसूर अकबर साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पहलवानों का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको आना है। अब सोचिए आप लोग इससे बड़ा लतीफ़ा तो होगा नहीं, लेकिन उनका जो जज्बा है, मैं मंसूर अकबर को मुबारकबाद इसलिए दूंगा, एक छोटा सा वाक़या उनकी नज़र करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको सुनना चाहिए। एक जगह बहुत शदीद आग लगी हुई थी, बहुत बड़ी आग कि कई सैकड़ों फायर फाइटर भी उसको बुझा नहीं सकते। तो आग बुझाने की कोशिश हो रही थी और उतने में लोगों ने देखा कि एक चिड़िया नदी पर जाती थी, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी लेती थी और आकर उस आग में डालती थी। उसके काफ़ी चक्कर हुए, बहुत उसने कोशिश की। अब एक कौवा जो बहुत सियाना होता है, हर दौर में कौवे होते हैं और सियाने होते हैं, तो वो कौवा उसको देख के बोला कि इतनी बड़ी आग है और तू एक छोटी सी चिड़िया 2 बूंद पानी लेके आग में डालती है, तो इससे तेरा क्या होने वाला है? आग बुझने वाली है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। तू इतनी मेहनत कर रही है, आग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चिड़िया का जो जवाब था वो मैं मंसूर अकबर की नज़र करता हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि ठीक है कौवे, मैं समझती हूँ कि भैया मेरे 2 बूंद पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जब मौर्रिख तारीख़ लिखने वाला इस आग की तारीख़ लिखेगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
तो मंसूर अकबर, अभी वो जो चाहे पहलवानी ख़त्म हो गई हो, मैं तुमको मुबारकबाद दूंगा कि मैं शायद इन्हें हज़ारों या कई प्रोग्राम में अपनी ज़िंदगी में कर चुका हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम जो है, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम वो नहीं रख रहा हूँ भरम, तुमने बहुत अच्छे प्रोग्राम में बुलाया। इसलिए बुलाया कि चाहे वो तालीमी प्रोग्राम हो, सियासी प्रोग्राम हो और दूसरे प्रोग्राम हो, वहाँ पर अना, ईगो, मैं, सियासत कहीं ना कहीं नज़र आती है। और ये हमारे पहलवान लोग, ये हमारे बुज़ुर्ग, ये हमारे बच्चे, ये एक ऐसी ज़बान है पहलवानी जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सियासत ये कहीं नहीं देखा जाता। तो एक मुखलिस लोगों के प्रोग्राम में आपने बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि मंसूर अकबर देखिए कि ख़िज़ा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये, ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, और हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये। तो ऐसे हालात में जब ये फ़न मर रहा है, तारीख में जब नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि मंसूर अकबर और सैफ न्यूज़ वालों ने अपनी बिसात भर कोशिश की थी, और वो कोशिश में उनका खुलूस शामिल था। और मैं यही कहता हूँ कि भाई इश्क पे हर काम की बुनियाद रख, इश्क पे हर काम की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर हर काम की बुनियाद रख। तो ये आप लोग जो हैं पहलवान हजरात, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। मुझको मालूम है कि हमारे ये मौलाना ने कहा था कि भाई पूरी हिस्ट्री बताई उन्होंने इस्लाम की। मुझको भी याद आ रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब गुज़र रहे थे एक जगह से, तो एक नौजवान बड़ी धीमी चाल और बड़ा लंगड़ा के और बड़े एक्शन से चल रहा था। हज़रत उमर ने दुर्रा निकाला और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ है, तुझको कोई बीमारी है? तो बोले नहीं, बस ऐसे ही। दुर्रा उठाया, बोले चल सीधे चल, कदम जमा के चल। वो सीधे चलने लगा। तो वो जो दुर्रा है ना, उसकी ज़रूरत आज भी है। अब देखो पंचायत वगैरह होती है ना, अगर हम जैसे लोग गए तो बोलते हैं तो सर हैं, कोई बात मानता है कोई नहीं मानता है ना। लेकिन अगर पहलवान बैठा है ना, एक वाक़या बताऊं आपको, नाम नहीं बताऊंगा। इस्लामपुरे में एक मसला था लड़की का। वो शख्स जो है वो अपनी बहू को लाने को तैयार नहीं थे। एक पंचायत हुई, 2 हुई, 3 हुई, बोले नहीं यार मैं लाऊंगा नहीं उसको। लोग थक गए और आखिरी पंचायत जब बैठी, लड़की वाले दौड़ रहे थे बेचारे, तो आखिरी ये पंचायत बैठी तो लोगों ने कहा कि जब सब बैठ जाएंगे तो जाके खामोशी से बाबा को लेके आना। बाबा मतलब हुसैन सेठ, पहलवान हुसैन सेठ कंपाउंड वाले। बड़ा उनका गलगला था, पहलवान भी थे और सरदार भी थे, बारोब थे। तो जैसे ही पंचायत शुरू हुई, जो मेन आदमी था, जो अपनी बहू को लाना नहीं चाहता था, तो उसको मालूम नहीं था कि भाई हुसैन सेठ भी आ रहे हैं। जब सब बैठ गए और शुरू हुआ, तो जब हुसैन सेठ को देखा तो पहले ही ज़रा सा वो हो गया वो। तो उन्होंने उसको कहा कि बस आते ही साथ बैठे, क्या बे काम अच्छा है, काहे नहीं ला रहे? बोले बाबा लंजू। हाँ, कब लावे? बोले तुम जब बोलो। 2 आदमी को नेम दिए, जाओ बोले इसकी बहू को लेकर आओ। तो ये रिवायत को आप लोग भी जिंदा कीजिए। पहलवान से आज भी डरते हैं लोग, है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं दोनों समाज में, तो शायद अदालतों का और इसका उसका चक्कर बच जाए और लोग आप लोगों की बात मानेंगे और मानते हैं। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरफ भी आप लोग थोड़ा सा पेशकदमी कीजिए। और हम लोगों के सर थे इसाक हज़रत, वो हमेशा कहते थे कि देखो, और ये नई नस्ल जो है ये ख़ास तौर से सुने, कि वो कहते थे कि नाश्ता शहज़ादों जैसा करो, नज़ाकत वाला। दोपहर का खाना शहंशाहों जैसा करो, टूट पड़ो, और रात का खाना फ़कीरों जैसा खाओ। अब आप बताइए, आज रात का खाना तो शहंशाहों जैसा खाया जाता है ना। दूसरे तमाम पूरे सब मामला जो वो ख़राब हो चुके हैं। इसलिए मैं नई नस्ल को दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारे जो पहलवान हैं बड़े मुखलिस
तालीम याफ्ता चाहे कम हो, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है आज, जो मुखलिस हैं, जो कुछ कर सकते हैं और करते हैं। ये बड़े बाअमल लोग हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की उम्रों में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए, और आप लोगों से कुछ सीखने की हम लोगों को भी अल्लाह पाक तौफीक दे। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इनसे सीखा जाए और समाज को बदला जाए, तो इंशाअल्लाह जो है वो काम बनेगा। क्योंकि अब जो दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। खुदा की प्यास बुझती है, वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, लबों पे उसके समुंदर दिखाई देता है, और ना जाने किसके लिए दर बदर भटकता है। ये एक शख्स जो अक्सर दिखाई देता है। जमील करांती साहब से मुल्तमिस हो इज़हार ख्याल। पहलवान जमील करांती साहब, आज के इस बावकार प्रोग्राम के सदर मोहतरम हाफिज़ इनायतुल्लाह पहलवान साहिब, स्टेज और सामने बैठे हुए शहर की चीदा चीदा हस्तियाँ, मैं सैफ न्यूज़ और ख़ास तौर से मंसूर अख्तर और उनके मावजीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मरते हुए फ़न को, जो एक वक्त शहर का सबसे मकबूल फ़न माना जाता था, फ़न कुश्ती, उसके लिए कई दिनों से अनथक मेहनत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की आज दूसरी कड़ी, और एक प्रोग्राम हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में भी 4 तारीख को होना है। सबसे खुशी की बात जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, ये शहर जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा रहा है, इसकी गंगा जमनी तहज़ीब को फ़िरका परस्तों ने हमेशा 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, लेकिन आज यहाँ तानाजी और दूसरे भाइयों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि शहर की और भारत की सही तस्वीर इस मजमे में महसूस हो रही है। हज़रात, ये शहर हमेशा से आज़ादी के पहले तहरीकियों का शहर रहा है, अंग्रेज़ मुखालिफ रहा है, और खिलाफत तहरीक के बाद तो इसमें और जान आ गई, और इसी बात को लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने फ़न कुश्ती की तरफ उस वक्त के नौजवानों को रुजू करने की कोशिश की, और 1906 में पहला अखाड़ा करमुल्ला उस्ताद का अखाड़ा बना। आज से 60-65 साल पहले शहर में पावर लूम पर रंगीन साड़ियाँ चलती थी। शाम होते होते कारखाने बंद हो जाते थे, क्या सेठ क्या मज़दूर सब एक जगह बैठते थे। ढेर सारी कल्बें आबाद थी, वहाँ कैरम, शतरंज, कबड्डी और ख़ास तौर से कुश्ती का माहौल था। हमारे बुजुर्गान ख़ास तौर से छुट्टियों के दिनों में छोटे बच्चों को अखाड़ा भेजते थे, और उसके पीछे उनका मकसद ये होता था कि आवारागर्दी करने की बजाय, बीड़ी सिगरेट पीने की बजाय, गलत संगत में रहने की बजाय, ये बच्चा अखाड़े में वर्जिश भी करेगा, बुराइयों से भी बचेगा, सेहतमंद भी बनेगा, और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाएगा। मुझे याद है, मैं 8-9 साल का बच्चा रहा हूँगा, हलीम पहलवान के अखाड़े में मैं भी जाना शुरू किया। उस वक्त जमील कुरैशी वग़ैरह का दबदबा था। एक बात जो उसमें
मैंने महसूस की कि खलीफा सामने बैठे रहते थे, दरवाजे के पास एक नल था। जब भी कोई अंदर दाखिल होता तो बोलते थे पहले वज़ू कर, वज़ू कर। टोपी पहनना लाजमी था, बड़े बुज़ुर्गों का एहतराम लाजमी था। बीड़ी, सिगारेट और तंबाकू खाने वालों को तो बाहर निकाल दिया करते थे, जिसकी वजह से उस वक्त तहज़ीब का जो माहौल था, एक दूसरे के एहतराम का जो माहौल था, वो सही मानों में बताने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। छोटे बड़ों का एहतराम, सेहत की बात, नशा से दूर रहने की बात। आज माहौल में जो तब्दीली आ रही है, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन पावर लूम जो रात दिन चलता है, शरीयत के हिसाब से रात आराम के लिए बनी है, मगर हम लोग रात दिन उसी में जूझे रहते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि बेरारवी का शिकार है हमारे बच्चे, नशे की लत है, घर से बेघर है। खुद वालिदैन 3-3, 4-4 बजे रात को बच्चे को फ़ोन करते हैं कि तू कारखाने में है कि नहीं है। तो उस वक्त का जो एक माहौल था ना, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की चाहत, रवादारी। मुझे याद है त्यौहार की चांद-रात को सेठ घर पे ख़ास तौर से बैठा रहता था कि पता नहीं त्यौहार के मौके पर मेरे कारखाने के मजदूर को या काम करने वालों को किसी बात की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देगा। जो एक मोहब्बत और रवादारी थी वो ख़त्म होते चली गई और उसी की लपेट में कुश्ती भी आ गई। आज फिरोज पहलवान, अन्नू पहलवान, हमारे यहाँ पर सैफ वगैरह इस फन को ज़िंदा करने में लगे हुए, मगर पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले वालिदैन अपने बच्चे को खलीफा के हाथ में ताबे में दे देते, बैठे हैं मेरी बात की तायद करेंगे, और बोलते थे जितनी सख्ती करना है करो, लेकिन इस बच्चे को किसी काबिल बनाओ। उस वक्त मैंने बशीर अदीब की किताब बिखरे औराक में पढ़ा कि हर शनिचर को किले में कुश्ती हुआ करती थी और आमतौर से समकशेर और केम के पहलवानों और मालेगांव के पहलवानों का मुकाबला हुआ करता था। वली मोहम्मद पहलवान का नाम उसमें दर्ज है कि वो बहुत सारी कुश्तियाँ उन्होंने जीती। मैं जब होश संभाल रहा था उस वक्त अहमद पठान है, जमील कुरैशी है, तुम्हारे आमीन कुरैशी, इन लोगों का बराबर चर्चा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस शख्स के नाम उस वक्त चला, यानी मैं ये कहूँ कि एक वक्त का कि वो शोहरत इतनी थी कि उसका नाम मालेगांव से, मालेगांव का नाम उससे नत्ती हो गया, वो था मुश्ताक चिलबिल पहलवान। देखने में कुछ नहीं था, ना बहुत तंदुरुस्त था, ना बहुत मोटा ताज़ा था, छरेरा बदन ज़रूर था, लेकिन फ़न कुश्ती और हुनर की जहाँ तक बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ जानता नहीं, लेकिन मैं जब भी उनकी कुश्ती में गया, लोग ये बोलते थे देख नज़र झुकाना मत, कभी भी कुश्ती हो जाएगी। और होता यही था, मिनटों में कुश्तियाँ हो जाती थी। मैंने पढ़ा कि एक दफ़ा बम्बई मुश्ताक चिलबिल का जाना हुआ और उस वक्त रुस्तम हिंद दारा सिंह भी उस कुश्ती के मैदान में थे। यके बाद दीगरे चौपाटी पे, यके बाद दीगरे 7 कुश्तियाँ चिलबिल पहलवान ने मारी। रुस्तम हिंद था दारा सिंह, बताते हैं कि उसने अपने कंधे पर उठा लिया मुश्ताक चिलबिल पहलवान को और अपने घर लेके गया, खाना खिलाया, उसकी दावत की। उसने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ पर चित किया। एक कुश्ती में आखिर में मैं भी था, संपत माने पहलवान, भीमा गौली उनको लाए थे और महीनों उनकी
उन्होंने वर्जिश कराई, तैयारी कराई। वो पूरा किला भरा हुआ था और जब संपत माने खड़े हुए तो उसके पीछे किलबिल पहलवान दिख ही नहीं रहा था। यानी बिल्कुल अगर मैं बोलूं कि हाथी और चूहे का मुकाबला लग रहा था। संपत पहलवान के सामने, संपत माने के सामने किलबिल पहलवान दिख ही नहीं रहा था। हम लोग, मैं भी था उस कुश्ती में। कुश्ती शुरू हुई और मैं तो ज़्यादा हुनर जानता नहीं, लेकिन संपत माने ने किलबिल पहलवान को दबोचा और वो पीछे से निकल कर और मालूम कैसे उनको पलटा दिए और चित कर दिए। वो बहुत मशहूर कुश्ती थी। मारुति माने के भाई थे वो भी, जी। किलबिल पहलवान सही मानों में उस ज़माने में एक अफसानवी शख्सियत थे। आज ये पहलवान हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कुश्ती अपने आप को बचाने के लिए मत लड़ो, जीतने के लिए लड़ो। जीतने के लिए लड़ोगे ना, हारोगे। और हारता वही है जिसको जीतने का हौसला और जज्बा होता है। मैं आज एक बात देखता हूँ, लोग डरते हैं कि मैं हार गया तो, और वो चाहते हैं भी किसी न किसी तरीके से बराबरी हो जाए। मैंने किलबिल में ये बात कभी नहीं देखी। वो हमेशा जीतने के लिए लड़ता था और इसीलिए हमेशा जीता था। अभी मोहम्मद सर बता रहे थे कि पहलवानों को बड़ी बड़ी पंचायतों में बुलाया जाता है और बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि उनकी ज़ात से भी हल हो जाते हैं। एक वाक़या मेरे साथ भी नत्थी है। चंद साल पेशतर हमारे एक साथी की भांजे की बीवी ने खुदकशी कर ली। यहाँ कमालपुरे में रहते थे। पुलिस स्टेशन में दोनों को जमा कर लिया गया। वो भागता हुआ मेरे पास आया, बोले यार कुछ भी रास्ता निकाल, पुलिस स्टेशन से मामला हटा ले। मैं वहाँ गया और इंस्पेक्टर से दरख्वास्त की कि साहब आपको जो कार्रवाई करना है, आप एक दिन रुक जाएंगे क्या? हो सकता है हम लोग आपस में मामला हल कर लें। नहीं होगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाऊंगा, वापस आपके ताबे में दे दूंगा। और मेरे जहन में हनीफ कुरैशी पहलवान थे। मैंने उनको संदेशा दिया कि यार ऐसा ऐसा मामला है, कल तुमको पंचायत में बैठना है और फैसला भी तुम ही को करना है। नाग छाप के एक मदरसे में उन्होंने वक्त दिया। हम लोग वहाँ बैठे। हनीफ कुरैशी का दबदबा कैसा था सब जानते हैं। आधी आस्तीन की शर्ट पहनते थे और जो जख्मी हाथ था वहीं ऊपर रखे रहते थे। ऐसे पंचायत में बैठे, उन्होंने लड़के वाले से पूछा कि लड़का तुम्हारा है? तो बोले हाँ। वो जो लड़की फांसी लगा के मर गई, इसकी बीवी थी? तो बोले हाँ है, इसकी बीवी थी। तुम्हारा कुछ बोलना है क्या? लड़के के बाप ने अब डर से बोलो या जो भी बोलो, नहीं बोले मेरा कुछ नहीं बोलना है। फिर लड़की के वालिद से पूछा, लड़की तुम्हारी थी? बोले हाँ। फांसी लगा के मर गई? बोले हाँ। अब वापस आएगी? बोले नहीं। कार्रवाई करोगे कुछ मिलेगा? बोले नहीं। तो बोले फिर तुम्हारा कुछ बोलना है क्या? तो डर के मारे बोलो या जैसे भी बोलो। उसने बोल दिया नहीं। बोले पढ़ो फातिया। फातिया हुई। बोले सामान वामान जो है हम कल भिजवा देंगे। और मामला ऐसे वो काफ़ी तवील होने वाला जो था वो मिनटों में हल हो गया। आज मैं दिली मुबारकबाद दे रहा हूँ हमारे साथी को कि सही मानों में इससे पहले भी वो कई दूसरे प्रोग्राम कर चुके हैं और अछूता ही करते हैं। ये कुश्ती का प्रोग्राम मैं सुना कि इतने ढेर अवार्ड, इतने लोगों को जमा करना, इतनी भागदौड़ करना, तारीख के साए में सब लोगों को बोलना बुलवाना कोई आसान काम नहीं है। मेरी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा
कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो एकता का माहौल दिख रहा है, अल्लाह करे ये कायम रहे। मेरी तमाम ख्वाहिशात। आज का प्रोग्राम, सब गौर करो मेरे दोस्तों, बहुत हट के प्रोग्राम है आज का। आज के प्रोग्राम के सदर हाजी साहब और जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो मंसूर अकबर सर और उनके सब मददगार, सैब न्यूज़ के हमारे मंसूर भैया, सबका हौसला अफजाई करते लोग, सबका हौसला अफजाई करते लोग। मगर आज का प्रोग्राम देखो, पहलवानों का हौसला अफजाई करके उनकी ताकत बढ़ा रहे। मंसूर सर, आप ताकत बढ़ा रहे पहलवानों की, मैं खैरियत पूछने आया आपकी और तुम ताकत बढ़ा रहे उनकी। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और जिस नाम से ये प्रोग्राम आज आपके सामने पेश किया, सबको अवार्ड जो बांट रहे हैं गुलाब मियाँ वासिफ साहब, पहले एमएलसी थे मालेगांव के, और जो भी उनका रवैया था, किधर भी पॉलिटिक्स नहीं था, वो जो भी काम करते थे वो अपने मालेगांव के अच्छे काम के लिए करते थे और जो भी काम किया उन्होंने मालेगांव के अच्छे के लिए किया है। ये मालेगांव शहर जो है ये ताना बाना का शहर है, ये पावरलूम का शहर है। मैं भी पावरलूम बिरादरी से हूँ, वकालत भी करता हूँ, मगर मैं पावरलूम बिरादरी से आया हूँ। आज का जो दौर है, आज का दौर देखो अब कि जो भी मसले हो रहे हैं, फसाते हो रहे बाहर, मगर अपना मालेगांव जो है वो एकदम शांत और अच्छा है। एक नेक उदाहरण है कि मालेगांव शहर की जो आबादी है वो बढ़ते जा रही है, मगर यहाँ की शांति अपनों के एक पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव का एक आइडियल, एक आदर्श उदाहरण है। ये सबसे दोहराने वाली बात है, सबसे खुशी की बात है। ये जो प्रोग्राम है, पहलवानों का सब अपन अवार्ड देके उनका स्वागत करें, उनकी हौसला अफजाई करें। वो हमारे ज़माने में, यानी मैं 60-65 की बात कर रहा हूँ, गुलजार भैया, लोकमान्य स्कूल में जो दंगल चलती थी, ज्ञानदेव दादा देवरे आते थे वहाँ पे। ज्ञानदेव तुकाराम देवरे उमराने के जो थे पहलवान, वो खलीफा करके आते थे। अभी हमारे समक्सर के खलीफा गए, मैं उनके अखाड़े में कुश्ती खेलने को जाता था, मेरे को वो कुश्ती सिखाया करते थे। हमारे अभी तानाजी भैया और जो हमारे मोहल्ले के जगताप गली के 5 नंबर बीडी वाले के पास जो रहते हैं, वो अखाड़े में हम कुश्ती किया। जब हम बचपन में रहते थे, यानी बचपन अपना जो याद आता है थोड़ा सा, अपनी वालिद या वालदा क्या पूछती थी, अखाड़ा हो क्या आया क्या। अभी अपन क्या देखते हैं, पिक्चर देख के आया क्या। वो ज़माने में क्या पूछते थे कि अखाड़े से हो क्या आया क्या। दूध देना, सब वर्जिश के लिए जो भी चीज़ें वो देना, अपने वालिद वालदा जो भी है वो करती थी। ये जो है ये चीज़ें बहुत अच्छी है। आज का जो माहौल है अच्छा माहौल है, और एक अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं मंसूर सर को सैल्यूट करता हूँ। अच्छा प्रोग्राम दिया है। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा प्रोग्राम में मालेगांव में होगा, और उसका नाम पूरे महाराष्ट्र में होगा। ये बहुत हट के प्रोग्राम है। क्रिकेटरों का प्रोग्राम बड़ा होता है, क्रिकेट जो खेलते हैं उनके लिए बड़े प्रोग्राम होते हैं, मिनिस्टर आते हैं, बड़े बाहर से डिग्निटी आती है। आज की हमारे डिग्निटी है, हमारे मोहल्ले के काउंसिलर साहब आगे हैं, हर प्रोग्राम में उनका हाथ आगे रहता है। ये अपने लिए ना, ये मालेगांव एक ऐसा सिटी है कि अपन हाथ से हाथ बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे भी बढ़ेंगे। मैं सब के लिए खुशियाँ का माहौल रहे, ऐसा बस इस्तेमाल करता हूँ और समाप्त करता है मेरे द्वारा। है दीपक मोहम्मद रजा सर, उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, 16 सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, आग खून में जहर है, ऊपर का मगर सुन, खून में जहर है नखवत है खजाना मेरा, खून में जहर है नखवत है खजाना मेरा, खौफ तकदीर मेरी मौत ज़माना मेरा, आज ख्वाहिश है कि ये शहर जला कर देखूं, आग आवाज़ है शोला है तराना मेरा, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक। एडवोकेट किसके साहब का इस्तेमाल 2 जुमला बोले। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये जो आप
पीछे तस्वीर देख रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ बातें कहूँ। ये हमारे फैज़ वासिफ साहब के परदादा, मालेगांव के फर्स्ट एमएलसी। इंटरनेट पे भी आप सर्च करोगे तो वही आएगा, मालेगांव के फर्स्ट एमएलसी गुलाब मियाँ वासिफ। बहुत सही। मैंने उनको करीब से देखा है। मेरे पिताजी मुजाहिद आज़ादी हरिभाऊ तिसगे, उनके साथ हमेशा शाम को बैठते थे और वो हिसाब से उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, इंसान घर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। और उसमें से ये हमारे दादा थे गुलाब मियाँ, बहुत इंसानियत के आदमी थे। हमारे सम्मुख से की एक खासियत थी, उनके ज़माने में सम्मुख शहर में जितने भी झगड़े फसाद मसले होते थे, वो सब का गुलाब मियाँ फैसला करते थे, दादा हमारे। और उनका जो इंसाफ रहता था, उनका जो जजमेंट रहता था, उनका जो कहना रहता था, वो पत्थर की लकीर जैसा मानते थे सम्मुख शहर के लोग। मैं बोलता कि मैंने देखा है कि उनके घर के सामने से हमारी कुछ हिंदू औरतें जो जाती थी ना, तो वो चप्पल उतार के दरवाजे के सामने से दूर तक जाती थी, बाद में चप्पल पहनती थी। इतना उनको सम्मान मिलता था, मैंने आँखों से देखा है मेरी। और उन्होंने ये जो आज का प्रोग्राम का यानी बेस है कुश्ती को भी बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। और गुलाब दादा के इंसाफ से मैं जानता हूँ कि शायद वही इंसाफ का जो ये प्रोफेशन है वो वासिफ फैमिली को विरासत में मिला है, ऐसा लगता है। क्योंकि आज वासिफ वकील मालेगांव नहीं, नासिक डिस्ट्रिक्ट में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, और ऐसे हमारे दादा के बारे में मैं एक शेर कहूँगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। मैं तो खुशबू हूँ फज़ाओं में बिखर जाऊँगा, मैं तो खुशबू हूँ फज़ाओं में बिखर जाऊँगा। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये उसी की मिसाल है। वो आज उनके ये जो प्रोग्राम के ज़रिए आज जिंदा है, हमारे में मौजूद है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ।